Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach Standard 10, chapter number 4 in main book First Flight. In last video I have explained the poem from the chapter number 4. The name of the poem Amanda. So in this video I will explain you some question answer from the Amanda and the chapter number 4. जो चैप्टर नंबर 4 उसके भी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने बाकी है और ये जो पोएम है उसके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको ये लेसन में ये वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जो फोर्थ लेसन था उसका नाम था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ओके, सो सबसे पहले हम ये जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो है हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंडा इज। हाउ डू यू नो दिस। तो हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंडा इज, आपके हिसाब से ये अमंडा कितने साल की होगी। हाउ डू यू नो दिस, आपको कैसे पता चला। तो अमंडा अपीयर्स टू बी अ टीनेजर। अमंडा टीनेजर्स का मीनिंग होता है अराउंड 12 to 13 या 14 एज, इन शॉर्ट बिलो 18। 12 से ज़्यादा और 18 से कम उसको बोलते हैं टीनेजर। तो अमंडा की एज वो 12 से 18 ईयर तक की होगी। टर्म्स लाइक एसन, यहाँ पर जो बता है एसन का मीनिंग होता है पिंपल्स एंड सल्किंग इंडिकेट टूवर्ड्स अमंडा बीइंग अ टीनेजर। यहाँ जो पिंपल के बारे में बात की है। दूसरा यहाँ पर जो सल्किंग यानी एकदम सैडनेस, तो उसके बाद से पता चलता है कि वो टीनेजर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है who do you think is speaking to her। तो उसके साथ कौन बातचीत कर रहा है। ठीक, तो इट इज़ प्रोबेबली हर मदर और अ गार्डियन। तो उसके साथ बातचीत कर रहा है उसकी मदर या फिर हम बोल सकते हैं गार्डियन। गार्डियन यानी उसके एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट वाई आर स्टेंजा 2, 4 and 6 given in parenthesis। तो जो स्टेंजा 1, 3 and 5 जो दिया है तो वो कौन बोल रही है, वो मदर उसको एडवाइस दे रही है। और बाकी जो स्टेंजा 2, 4, 6 वो पैरेंथेसिस यानी वो खुद की आइडिया बता रही है, वो क्या करना चाहती है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर आंसर है दिस स्टेंजा टेल्स द इनर थॉट्स ऑफ अमंडा। ये जो 2, 4 और 6 स्टेंजा है वो अमंडा का इनर थॉट यानी वो खुद से अपने मन से क्या सोच रही है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया है। दीज आर गिवन इन पैरेंथेसिस टू गिव अ विजुअल कॉन्ट्रास्ट सो दैट रीडर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर वो खुद की इनर जो थॉट है, तो इनर थॉट से वो सोचकर वो क्या करना चाहती है उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि जिसकी वजह से जो रीडर से वो अच्छी तरह से समझ सके। पहला जो स्टेंजा है उसमें दिया है मदर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो, फिर सेकंड जो दिया है उसमें अपनी खुद की थॉट इनर थॉट उसने दी है। अगेन थर्ड जो दिया है वो पेरेंट्स ने उसकी जो मदर है उसने जो एडवाइस दी है वो, और फोर्थ में फिर से उसकी इनर थॉट क्या होती है अप्लाई करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4 and 6। 2, 4, 6 जो स्टेंजा है उसके स्पीकर कौन है, तो अमंडा खुद। अमंडा इज़ अ स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4, 6। ओके, डू यू थिंक दिस स्पीकिंग इज लिसनिंग टू द स्पीकिंग
in a stanza 1, 3, 5 and 7. तो शी इज़ नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर्स इन अ स्टेंजा 1, 3, 5 एंड 7. वो जैसे सुन नहीं रही है किसको, ये जो स्टेंजा 1, 3, 5, 7 जो उसकी मदर बोल रही है उसको वो सुन नहीं रही है, वो उसकी इनर थॉट है, वो उससे क्या कर रही है, सोच रही है. नेक्स्ट, व्हाट कुड अमंडा डू इफ़ सी वेयर अ mermaid. तो ये एज अ mermaid अमंडा को ड्रिफ्ट ब्लिसफुल इन द सी. mermaid का होता है जल परी. अगर वो जल परी होती तो जो सी है उसमें वो क्या करती, एंजॉय करती, वो तैरती रहती. ड्रिफ्टिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम स्विमिंग. जो ड्रिफ्टिंग है वो स्विमिंग से कुछ अलग होती है. वाइल स्विमिंग अमाउंट्स टू कंट्रोल स्ट्रोक्स, ड्रिफ्टिंग इज़ मोर केयरलेस. ओके, स्विमिंग में क्या होता है, हमें केयर रखनी पड़ती है, लेकिन ये जो ड्रिफ्टिंग की बात की है उसमें कोई केयर नहीं होता है, वो एक केयरलेस होते हैं. ओके, विदाउट एनी केयर पानी में क्या करना है, तैरते रहना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग. स्विमिंग कैन बी एक्सट्रेनियस बट ड्रिफ्टिंग कैन बी मोर प्लेजर. जो स्विमिंग है उसमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये जो ड्रिफ्टिंग है उसमें ओनली एन्जॉयमेंट होता है. तो इसीलिए ये स्विमिंग और ये ड्रिफ्टिंग क्या है, दोनों अलग चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ अमंडा एन ऑर्फन, वाई डू सी से सो. तो क्या अमंडा ऑर्फन है, ऑर्फन यानी जिसके पेरेंट्स नहीं हो. फिर बोलता है कि वाई डज सी से सो, उसने ऐसा क्यों कहा. तो द वे अमंडा इज बीइंग टोल्ड अबाउट डॉस एंड डोंट्स, शी कैन नॉट बी एन ऑर्फन. तो यहाँ पर अमंडा को जिस तरह से इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आप ये करो ये नहीं करो, तो इससे में पता चलता है कि अमंडा ऑर्फन नहीं है. कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला है, और इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन होता है, फैमिली मेम्बर ही होता है. ओके, तो उससे में लगता है कि वो ऑर्फन तो नहीं है. इन दिस पोएम, ये जो पोएम है, द वर्ड ऑर्फन हैज़ बीन यूज्ड एज अ मेटाफोर. कि ऑर्फन जो वर्ड यूज़ किया है वो मेटाफोर है. वी कैन कंपेयर इट विथ स्ट्रीट आर्चिन्स हु हैव ऑल द टाइम टू एन्जॉय देयर चाइल्डहुड. यहाँ पर ऑर्फन का जो मीनिंग दिया है वो स्ट्रीट में ऐसे बच्चे के जो क्या करते, पूरा दिन घूमते रहते हैं. घूमते रहते मीन्स कि वो एन्जॉय करते रहते हैं. तो यहाँ पर भी ये जो अमंडा है वो ऑर्फन बनकर क्या करना चाहती है कि पूरी स्ट्रीट में अपनी इच्छा से, विदाउट एनी बडीज हेजिटेशन, किसी की रोक टोक के बिना वो पूरा दिन वो स्ट्रीट में घूमना चाहती है. इसीलिए वो अपने आप को कह रही कि अगर मैं ऑर्फन होती तो ये मैं कर सकती. क्यों, क्योंकि ऑर्फन होती तो कोई उसको रोकने वाला, कोई उसको स्कोल्ड करने वाला, कोई उसको बात बात में ये चीज़ करो ये चीज़ नहीं करो ऐसा कोई बताने वाला नहीं होता. तब ये इजीली क्या कर सकती, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम कर सकती थी. इसीलिए वो सोच रही कि मैं अगर ऑर्फन होती तो अच्छा होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपंजल, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रैपंजल. तो अब क्या आप रैपंजल के बारे में जानते हो, वो क्यों रैपंजल बनना चाहती है. तो रैपंजल वॉज अ प्रिंसेस विथ अ लॉन्ग गोल्डन हेयर. तो रैपंजल एक प्रिंसेस थी कि जिसके बाल बहुत ही लंबे और गोल्डन हेयर थे. हर हेयर वो सो स्ट्रॉन्ग, उसके बाल इतने स्ट्रॉन्ग थे दैट शी यूज टू ड्रॉप हर हेयर फ्रॉम द टावर शी वॉज लिविंग इन, एंड हर प्रिंस चार्मिंग यूज टू क्लाइंब बाय यूजिंग हर हेयर. तो यहाँ पर ये जो रैपंजल थी वो एक प्रिंसेस थी, उसके बाल बहुत ही लॉन्ग थे और गोल्डन थे. वो अपने बाल को क्या करती थी, नीचे जो टावर पे वो रहती थी वहाँ से नीचे ड्रॉप करती थी. और जो प्रिंस था वो बाल की वजह से, यानी बाल को जैसे एक रस्सी समझकर वो क्लाइंब करता था. तो उतने बाल उसके क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे. ओके, चार्मिंग यूज टू क्लाइंब बाय यूजिंग हर हेयर, उसके हेयर के थ्रू वो टावर पे क्या करता था, क्लाइंब करता
था. Okay, next, but Amanda wants to enjoy the tranquility of her tower and doesn't want to let down her hair. लेकिन ये जो अमंडा थी वो तो अपने जगह पर एकदम शांत, वो अकेली रहना चाहती थी. वो अपने बाल को कभी भी नीचे गिराना नहीं चाहती थी. शी डजंट वॉन्ट एनी प्रिंस टू डिस्टर्ब हर पीस. तो वो सोचती थी कोई भी प्रिंस आकर मुझे डिस्टर्ब करे नहीं, यानी वो किसी की डिस्टर्बेंस को पसंद करती नहीं थी. नेक्स्ट, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर. व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा. तो अमेंडा yearns for some freedom so that she could enjoy her growing years. Amanda is like most of the teenagers who wants to have their own private space. तो अमंडा एक दूसरे लड़कियों की तरह ही थी, वो टीनेजर थी और वो अपनी फ्रीडम को खुद एंजॉय करना चाहती थी. ओके, कोई उसको बार बार कोई इंस्ट्रक्शन दे, कोई समझाए, वो उसको पसंद नहीं था. इट इज़ अ ट्रू दैट सम सोशल कंडीशनिंग एंड ट्यूटरिंग इज़ नेसेसरी टू डेवलप पीपल एज अ बेटर पर्सन. हाँ, ये सही है कि कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इसको ट्यूटरिंग नहीं समझाना, ऐसी लाइफ में ऑलवेज हर एक के लाइफ में होना चाहिए कोई समझाने वाला, कि जिसकी वजह से वो अपने आप को बेटर बना सके, अपने आप को अच्छी तरह से डेवलप कर सके. बट इट इज़ इक्वल टू दैट एवरी वन शुड गेट सम टाइम टू एन्जॉय द ब्लिस ऑफ फ्रीडम. लेकिन हाँ, फिर भी हर एक के लाइफ में थोड़ा टाइम ऐसा आना चाहिए कि जिसमें वो अपने आप को फ्री, यानी कि वो समझे कि मैं अभी फ्री हूँ, आई कैन एन्जॉय माई फ्रीडम, ऐसा उसको लगना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and it's moody? तो लास्ट stanza पढ़ो, उसमें बोला है कि भाई अमंडा क्या रो रही थी और वो क्या ऑलवेज सैड, ओके, यानी सोरो मूड में रहती थी. तो सिंस अमंडा हैड बीन स्कोल्डेड सो सी अपियर टू बी सल्की एंड मूडी. अमंडा को बार बार डांटा जाता था, जिसकी वजह से वो क्राई, वो रो रही थी और वो ऑलवेज सैड मूड में रहती थी. बट हर इनर थॉट्स ऑफ बीइंग अ मेम्बर, लेकिन उसकी जो इनर थॉट थी वो उसको क्या बोले, मेम्बर, यानी जल परी बनाती थी. टू ऑफ बीइंग अ केयरलेस चाइल्ड, वो एकदम केयरलेस चाइल्ड की तरह फ्रीली रहना चाहती थी. ऑफ बीइंग अ प्रिंसेस, उसको प्रिंसेस बनना था. ऑन अ सॉलिटरी टावर, और वो टावर के साथ सॉलिटरी, यानी वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, ऐसे टावर पे वो अकेली रहना चाहती है. सो दैट शी इज़ अ नॉर्मल एडोलसेंस हु हैज़ हर ओन ड्रीम्स एंड डिज़ायर. वो एक नॉर्मल लड़की थी, उसके खुद के ड्रीम्स से और खुद की बहुत सारी इच्छाएं थी. वो अपने मूड में अच्छी तरह से रहना चाहती थी. कोई भी उसको डिस्टर्ब करे, कोई भी उसको बार बार बोले, वो चीज़ उसको पसंद नहीं थी. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम है आपकी अमंडा, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. अभी जो लेसन नंबर 4 जो मैंने कंप्लीट किया था पहले, तो उसके क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो चैप्टर नंबर 4, the name of the chapter from the diary of Anne Frank. Okay, तो from the diary of Anne Frank, उसके क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन, what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank. तो ये जो एने फ्रैंक डायरी में अपना एक्सपीरियंस लिख रही थी, ओके, तो व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी, उसको कौन सी चीज़ ने डायरी लिखने पर जिसे मजबूर किया और वो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा. तो राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. राइटिंग अ डायरी, उसको डायरी लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था.
For Anne Frank, as she never had a diary, and it was a gift on her 13th birthday. तो उससे पहले उसके पास कोई डायरी नहीं थी, लेकिन उसके जो फादर ने जब उसका 13th बर्थडे आया तब उसके फादर ने उसको वो डायरी क्या की थी, गिफ्ट की थी. शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड ऑन विच शी रिलीव्ड द मोस्ट एंड विथ वूम शी सेड ऑल हर अप्स एंड डाउन्स. तो ये जो डायरी को उसने अपना एक बेस्ट फ्रेंड बनाया और वही डायरी में उसने अपने लाइफ में उसने जो जो उसके अप्स एंड डाउन्स आए, यानी सोरो एंड हैप्पीनेस, वो जितनी भी जो इवेंट्स थे, स्टोरीज थी, वो सब उसने वो डायरी में लिख दी. ओके, तो उसने जो डायरी थी उसमें अपने अप्स एंड डाउन्स यानी अपने लाइफ में जो चढ़ाव और उतार आते वो सब के बारे में उसने वहाँ पर लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अन्ने वॉन्ट टू कीप अ डायरी. एने वो डायरी क्यों रखना चाहती थी. तो एने ऑलवेज फील्स लोनली. जो एने थी वो ऑलवेज लोनली यानी अकेलापन, वो अपने आप को बहुत ही अकेली महसूस करती थी. एंड डिस्ट्रेस्ड सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन्स एंड पेन शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी इन विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड्स. तो लाइफ में बहुत सारे जो दुख थे, जो बर्डन थे, उसको किसी के साथ शेयर करना चाहती थी. अभी वहाँ पर कोई दूसरा तो था नहीं कि जिसके साथ वो कन्वर्जेशन करे और अपना जो दुख है उसको बता सके. तो इसीलिए उसने ये जो डायरी थी उसको ही अपना एक बेस्ट फ्रेंड बनाया. और सब चीज़ जैसे कोई अपने फ्रेंड को बताता है इसी तरह से उसने बताया नहीं, लेकिन वो हर एक चीज़ उसने डायरी में क्या कर दी, लिख दी. ओके, तो शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड्स. उसका कोई फ्रेंड नहीं था. वोम शी कुड कन्फाइन इट. तो जिसके साथ वो अपने दुख को बता सकती थी, अपने जो इवेंट से इंसिडेंट है उसको बता सकती, ऐसा उसका कोई फ्रेंड था नहीं. तो इसीलिए उसने ये डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया और उसके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स थे वो सब उसको में उसने लिख दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Anne think she could confine more in her diary than in people? तो अन्ने ऐसा क्यों सोच रही है कि उसने डायरी में जो लिखा वो सब बात उसने किसी पीपल से यानी किसी से बात नहीं की, यानी लोगों से नहीं कर ज़्यादा उसने अपनी थॉट्स, अपने ख्याल उसने डायरी में मेंशन किए. एंड जनरली क्या होता है कि इंसान दूसरे इंसान के साथ अपनी थॉट्स शेयर करता है और कुछ चीज़ें वो क्या करती है, डायरी में मेंशन करता है. लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा था, उसने लोगों से कुछ कम बातें की है लेकिन डायरी में उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके मेंशन किए थे. तो अने फेल्ट दैट पीपल हैड मोर पेशेंस paper had more patience than people to listen to her plight. तो ये सोच रहे थे कि जो पेपर होते हैं वो इंसान से ज़्यादा पेशेंस होते हैं, उसमें पेशेंस बहुत ही ज़्यादा होता है. तो इसीलिए उसने उसके जो भी बातें थी, उसके जो भी इवेंट्स थे वो सब उसने पेपर में लिख दिए. सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स विच सी हैड इन हर माइंड. इसीलिए उसके माइंड में जो भी थॉट्स थे, जो भी ख्याल थे, जो भी चीज़ थी, वो हर एक चीज़ उसने क्या कर दी, पेपर में लिख दी. हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन फॉर एनी वन एल्स टू रीड. और ये उसकी पर्सनल डायरी थी. पर्सनल डायरी एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको कोई भी रीड कर सकता नहीं है विदाउट द टेकिंग परमिशन ऑफ द ओनर. ऑनर की परमिशन के बिना वो कोई भी वो डायरी को पढ़ सकता नहीं है. इसीलिए उसने वो सारी चीज़ें उसने अपने पर्सनल डायरी में लिख दी थी.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एन ए प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। उसने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच क्यों तैयार किया? ओके, तो बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एन ए वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली। तो अपनी फैमिली के बारे में वो बताना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बारे में क्या किया, एक ब्रीफ स्केच यानी डीपली बताया। जैसे यहाँ पर उसने मेंशन किया था कि भाई उसके पेरेंट्स में मदर, फादर और उसकी एक बड़ी सिस्टर थी। ओके, तो सबके बारे में उसने उसमें बताया था। ओके, रिलेटिव्स एंड हर एज, तो उसने उसके रिलेटिव्स से यानी जो उसको जानते थे उसके बारे में बात की है। एंड हर एज, अपने एज के बारे में कि वो कितने साल की थी वो भी मेंशन किया है। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। तो ये सब चीज़ बताने का उसका मेन जो रीज़न था कि जो रीडर से उसके माइंड में ये ऑथर के बारे में परफेक्ट आइडिया आए, तो ये मेंशन करना था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट अन्ने लव्ड हर ग्रैंडमदर। तो कौन सी चीज़ बता रही है हमें कि जो एने फ्रैंक थी वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ही ज़्यादा लव करती थी, यानी उसके जो ग्रैंडमदर थी वो जैसे उसकी बहुत ही खास फ्रेंड थी, दादी माँ के साथ उसके फ्रेंड रिलेशन थे। ओके, तो एने लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर, एने अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी फॉर समटाइम्स, कुछ दिनों तक वो साथ में रही थी। वाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड, जब उसके पेरेंट्स थे वो हॉलैंड में सेटल हो गए थे। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमदर, वो अपनी ग्रैंडमदर के बहुत ही क्लोज थी। ओके, शी राइट्स इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में ये लिखा है कि नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि नो वन नोज, कोई जानता नहीं है कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। ठीक, यानी ये जो एने फ्रैंक थी वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती थी। अभी सोचने का मेन रीज़न क्या था, मैंने बोला कि वो उसको बहुत ही लव करती थी। और लव क्यों हुआ था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, ये राइटर और उसकी बड़ी बहन दोनों को ग्रैंड मदर के पास छोड़कर ही वो हॉलैंड शिफ्ट हुए थे। ओके, पहले उसके फादर गए थे, उसके बाद मदर गई, उसके बाद सिस्टर गई उसकी, और लास्ट में ये एने फ्रैंक थी। यानी सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम ये जो एने फ्रैंक थी वो अपनी दादी के साथ रही थी। ओके, आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कि वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी और उसको मदर को, ग्रैंड मदर को खूब ज़्यादा लव करती थी। ऑन हर 13th बर्थडे, जब उसका 13th बर्थडे था, बाय लाइटिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर शी शो हर लव फॉर हर। तो उसका जब 13th बर्थडे था तो उसने एक एक्स्ट्रा एक कैंडल जलाई। क्यों? क्योंकि उसी साल में उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनका देहांत हो गया था, तो जिसकी वजह से उसको रिमाइंड करने की, उसको याद करने की वजह से उसने अपने जो बर्थडे केक थी उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कैंडल उसने जलाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर किजिंग अनोयड विथ एनी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, कि मिस्टर किजिंग थे वो एने से क्यों ज़्यादा एनोइड यानी गुस्सा थे। ओके, व्हाट डिड ही आस्क टू डू, उसने उनको क्या वर्क दिया, क्या कहा। तो मिस्टर किजिंग वॉज एनोइड विथ एने बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। तो मिस्टर किजिंग ये एने से बहुत ज़्यादा गुस्से थे, उसका रीज़न ये था
कि जो एने थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी, यानी बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी। He punished her by giving extra homework to write essay to keep her silence. तो कई बार ये मिस्टर किसिंग ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, कि उनका एक्स्ट्रा होमवर्क देने का टारगेट ये था कि भाई अगर मैं एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा तो जिसकी वजह से वो बातें करना कम कर देगी। तो ये सोचकर उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया टू राइट ऐसे, क्या होमवर्क दिया? राइट ऐसे टू कीप हर साइलेंस, कि जिसकी वजह से वो साइलेंस रखे। एंड द टॉपिक ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और वो जो टॉपिक देते थे वो टॉपिक ऑलवेज उसके नेचर के रिलेटेड होते थे। नेचर के रिलेटेड यानी जैसे उसका पहला टॉपिक जो दिया था टॉपिक, वो दिया था जो टॉकेटिव के रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा जो बातें करती थी, इसीलिए उसका फर्स्ट टॉपिक चैटर बॉक्स दिया था कि भाई आप चैटर बॉक्स के बारे में लिख कर आओ। तो यानी ये देने का रीज़न क्या था कि ये पता चले कि भाई ये सर को वो बातें ज़्यादा करती है, वो पसंद नहीं है, तो वो बातें करना बंद करें। नेक्स्ट, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो ये एने फ्रैंक थी, उसने अपने आप को किस तरह से जस्टिफाई किया, ये जो उसको टॉपिक दिया था चैटर बॉक्स के बारे में। तो एने जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर। उसने ये एक्सप्लेन किया अपने ऐसे में कि भाई ये जो वो ज़्यादा बातें करती है तो उसका रीज़न वो खुद नहीं है, लेकिन उसे बताया कि दैट इज़ ड्यू टू हर मदर हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। तो ये जो है वो टॉकेटिव ज़्यादा है, उसका रीज़न उसकी मदर है, कि उसकी मदर भी बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है। एंड नो बडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स, और कोई भी इंसान अपने इनहेरिटेड यानी उसको मदर फादर की तरफ से जो मिला है उसमें कोई भी इंसान कुछ भी चेंजेस कर सकता नहीं है। इन शॉर्ट वो कहना चाहती है कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरी मदर भी ज़्यादा टॉकेटिव थी, जिसकी वजह से ये मुझे क्या है, इनहेरिटेड ये चीज़ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो मिस्टर किसिंग थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, क्या आप उसमें बिलीव करते हो, मानते हो? तो नो, मिस्टर किसिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर। तो मिस्टर किसिंग बहुत ज़्यादा बैड और स्ट्रिक्ट नहीं थे, बिकॉज अ टीचर डज समथिंग फॉर द वेलफेयर। अ टीचर डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अ हिज स्टूडेंट। जो टीचर जो भी करते हैं वो अपने स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट ठीक हो जाए, उसका प्रोग्रेस होए, ये टारगेट से वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पनिशमेंट देते हैं। एनी टीचर वुड बी एनोयड इन चिल्ड्रंस कीप ऑन टॉकिंग इज़ अ क्लास। तो हर एक जो टीचर होता है, अगर कोई भी बच्चा क्लास में बातें करता है तो टीचर ऑलवेज क्या होता है, गुस्से होता है। सेकेंडली, इफ़ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एन फनी आर्ग्यूमेंट। अगर वो गुस्से होता, ओके, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता, तो एन ने जिस तरह से उसने आर्ग्यूमेंट की और जिस तरह उसने कॉम्पो लिखा, ऐसे लिखा, तो उस पर वो हंसता नहीं, ओके, वो स्माइल देता नहीं। चलो नेक्स्ट, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलो एन टू टॉक इन क्लास। तो कौन सी चीज़ ने मिस्टर किसिंग को अलो किया, यानी मिस्टर किसिंग ने जैसे परमिशन दे दी अने को कि आप क्लास में बातचीत कर सकती हो। तो अनेस लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ द पोएम शोड मिस्टर किसिंग द लाफ्टर साइड ऑफ द नॉटी चाइल्ड। तो जब उसने लास्ट टाइम जो उसको कॉम्पो दिया था वो उसने एक पोएम की तरह लिखा था, कि जिसकी वजह से मिस्टर किसिंग बहुत ही हंसने लगे और वो समझ गए कि ये नॉटी चाइल्ड है। इट हेल्प्ड ब्रीज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट है। वो समझ गए थे कि ये एक जनरेशन गैप है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में है, ओके। और उसके बाद उन्होंने उसको पनिशमेंट करना बंद कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए
पोयम के और लेसन के, तो पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। इसके साथ एक PDF दी जाएगी, वो आपको उसका होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू।